सही है। अब देखो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक एक बात की थी कि हमारे पास जो है अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, सही है। कि यानी जब तक न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड होगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो वैसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ तो खत्म हो जाएगा, वॉइलेट हो जाएगा, सही है। तो फिर क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी फिर क्या होगा, तो वो उसकी वजह से न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा, सही है। और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई resultant force resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum। ट्रूथ रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता था, कुछ याद है, बचपन में हमने पढ़ा था। रेट सर ऑफ जिस चेंज, रेट से वो चेंज हो रहा है। हाँ अबे तो वो तो अंग्रेजी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रेट रेट का क्या मतलब हुआ। सर डिवीजन बाय वॉट, किस चीज से। बाय 100। नो, बाय टाइम। अच्छा हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी का, सही है। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स है, सही हो गया। तो अब चेंज इन मोमेंटम हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, सही है। और हमने बोला था कि भाई चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है। और फाइनल मोमेंटम हमारे पास होता था एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होता था एम यू, सही। तो डेल्टा पी हमारे पास आ जाएगा अगर हम मास कॉमन लें तो एम वी माइनस यू। So this is the change in momentum, right? If somehow we remove the sign of proportionality और हम इक्वालिटी के लिए वन लगा दें तो हमारी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, so ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटा के मैं इक्वालिटी लगा रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा जी तो इसमें हमने कहा कि भाई एम वी माइनस यू, सही है, ओवर टी, सही है। तो अगर आप इस चीज को सोचो तो ये चीज बेसिकली आपको याद दिलाएगी एक्सेलरेशन की, सही है। सो आई कैन ऑल्सो रिप्लेस इट विद ए, सही है। तो आप जो बचपन में पढ़ते थे कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वो बेसिकली यहाँ से आया, सही है। जो एक्चुअल फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है, सही है। और जो अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो और सिंप्लीफाई कर लो तो आगे वाली फॉर्म नीचे वाली बन जाएगी, सही है। कैसे पता चलेगा ये कौन सी लगाए, if you are given with some velocities and masses, so you have to use the first thing, like पहली वाली, ये वाली चीज, सही है। एंड if they gave you the acceleration straight away, so you have to use the second one, right? तो अब डायरेक्ट बार बार उसको ड्राइव करके एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करने ये सब मत करना, सही। बस मैंने बता दिया कि यहाँ से ये आ जाएगा वहां से वो आ जाएगा, सही। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखी है तो आप डायरेक्टली दूसरी वाली यूज कर लो, और अगर एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, वेलोसिटी वगैरह दी हुई है तो आप पहली वाली यूज कर लो स्ट्रेट अवे, राइट। तो ये आप काम कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। बट प्लीज रिमेंबर कि जो हमारे पास फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स बोले तो कि जितनी भी फॉरवर्ड फोर्सेस हैं, जितनी भी बैकवर्ड फोर्सेस हैं, जितनी भी अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, उन सबका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन उनका करने के बाद जो है
जो भी उनका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे यूज होगा। कोई एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं यूज हो सकती है, प्लीज ये याद रखना। सही है कि कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं यूज हो सकती। सही है। अच्छा जी। तो एक तो ये, फिर इसके अंदर जो है हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है मास भी चेंज हो सकता है। सही है। मतलब सिस्टम का मास भी हमारे पास चेंज हो सकता है, और हमारे पास जो है वो भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, यानी एक्सेलरेशन भी हमारे पास सिस्टम में चेंज हो सकती है और मास भी सिस्टम का चेंज हो सकता है। सही है। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ओके। अच्छा जी। तो अब लेट्स से कि भाई मेरे पास एक एक मान लो एक वॉल है। सही है। और एंड आई हैव अ बॉल। सही है। ये बॉल इधर जा रही। सही है। बॉल का मास है लेट्स से कि 50 kg। सही है। और बॉल की जो इनिशियल स्पीड है वो है 4 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। और जब वो वापसी आ रही तो उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड की है। सही है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि पहले तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। सही है पहली चीज। फिर दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई, अच्छा मान लो कि जो बॉल जो कांटेक्ट में रही है वॉल से, वो कांटेक्ट टाइम जो है वो है 150 मिली सेकेंड्स। सही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the wall by the ball। सही है। तो ये दो काम मैंने बोले आपको। तो पहले काम के लिए आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ती है। जस्ट कंसीडर राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव। सही है। तो आपने फॉर्मूला लगाया कि चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास होता है M v - u। सही है। तो M आपके पास आ गया 50 kg। सही है। और V आपके पास आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी आपके पास है -2, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 4। सही है। सो -2 - 4, सो -6, और 6 5 30, 300। सही। सो -300। और मोमेंटम हमने निकाला है तो केजी मीटर सेकंड -1। सही है। इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जो है बॉल का वॉल पे इस डायरेक्शन में, और कितने का है, 300 का। राइट। अब अगर आप जो है एवरेज फोर्स निकालना चाहो जो कि बॉल एक्सर्ट कर रही है बॉल पे, तो वो कितनी होगी? F is equals to, ये रिजल्टेंट फोर्स है, यानी इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। सही। रिजल्टेंट फोर्स F is equals to -300। सही है। डिवाइड बाय 150 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड बोले तो एक्सपोनेंट -3। सही है। सो 150 वन जा, 150 टू जा। सही है। और एक्सपोनेंट -3 ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा, सो 2 एक्सपोनेंट 3 यानी 2000 बन जाएगा। ऐ- ऐसे ही बन रहा है। यस। जी सर। पक्का ना? कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ। जी सर, कैलकुलेट किया। हो गया 200 इन 2000। सही है। अच्छा, तो 2000 न्यूटन बन गया। सही है। 2000 नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि बॉल जो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में। सही है। सेट हो गया। जी सर।
अच्छा जी, अब देखो याद रखना है जो टाइम हमारे पास होता है कांटेक्ट टाइम होता है, जितनी देर तक बॉल कांटेक्ट में रहेगी उतना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और जितना जल्दी बॉल कांटेक्ट से निकल आएगी उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। सही, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी न्यूमरेटर उतना बड़ा आएगा। आपने देखा कि 300 था, डिनोमिनेटर में मिली सेकंड के अंदर वैल्यू थी, तो न्यूमरेटर जो है वो बढ़ के बहुत ज्यादा आ गया। सही है, तो ये मसला है। सही हो गया ना। अच्छा, याद है कोई मसला? नो सर। ओके। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है इसके जो है ना कुछ ग्राफ आते हैं हमारे पास। सही है, हमने चार चीजें पढ़ी हैं। हमने देखा अच्छा जी, सही है। अच्छा, हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो है फोर्सेस हमने देखी। सही है, हमने दूसरी चीज देखी मोमेंटम। सही है, हमने तीसरी चीज देखी वेलोसिटी, और हमने चौथी चीज देखी एक्सलेशन। सही है, देखी क्या मतलब ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने जो 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 देखा उसके अंदर हमारे पास ये तीन चार चीजें आ रही थी। सही है। अच्छा जी, जरा सबसे पहले इनके जो रिलेटिंग फॉर्मूलाज है मैं उनको भी लिख देता हूँ। सही है, फॉर्मूला हमने फोर्स और मोमेंटम का फॉर्मूला हमने कहा कि भाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है, एक ये फॉर्मूला देखा। मोमेंटम और वेलोसिटी को जिसने कनेक्ट किया वो हमारे पास आया पी इज इक्वल टू एम वी। सही है, और सही है। अच्छा जी और एक्सेलरेशन को जिसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जिसने कवर किया वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सही, इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप फोर्स और एक्सीलरेशन को कंबाइन करना चाहो तो फोर्स और एक्सीलरेशन का हमने जो फॉर्मूला देखा वो हमने देखा एफ इज इक्वल टू एम ए। सही हो गया। तो ये हमने कुछ चार फॉर्मूले देखे। सही है, अब इन्हीं चार चीजों के हमने ग्राफ बनाने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, टाइम हमारा वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे रहेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वही रहेगी, एक्सिस हमारे पास चेंज होते रहेंगे। तो अब जरा ये देख लो कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। सही है। अच्छा, तो हमारे पास जो है मान लो मोमेंटम टाइम ग्राफ मैंने बना दिया, फोर्स टाइम ग्राफ नहीं लेते, मोमेंटम टाइम ग्राफ लेते। सही। अच्छा ओके, तो अब मेरे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है। सही है, मैं इस मोमेंटम टाइम ग्राफ के हिसाब से मैं फोर्स टाइम ग्राफ देखना चाहता हूँ, और मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना चाहता हूँ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना चाहता हूँ कि वो मेरे पास किस किस तरीके से बन सकते हैं। सही है, तो अब अगर आप पहली वाली इक्वेशन देखो तो इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर जो है जो मोमेंटम है, अगर आप फोर्स की बात करो तो बेसिकली मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो फोर्स आपको बताएगा। राइट, क्योंकि फोर्स बेसिकली मोमेंटम को डिवाइड बाय टाइम करने से फोर्स आपके पास आ रही है। राइट, तो अगर आप पहले वाले ग्राफ का ग्रेडियंट दोगे तो आपके पास जो है फोर्स आनी चाहिए। सही है, तो पहले केस के अंदर फोर्स हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। सही है, ग्राफ हमारे पास इधर बनेगा। सही है। अच्छा, क्लू जिसमें कोई मसला? नो सर। सही है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। सही है। अच्छा जी, अब अगर आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। सही है, अच्छा इसमें आपने क्या इक्वेशन लगाई, इसमें आपने इक्वेशन लगाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है, और आप यहाँ से यूं आ गए। सही है, अगर आपको ऊपर से नीचे आना है मोमेंटम से वेलोसिटी भी जाना है तो आप क्या इक्वेशन सोचो, इस इक्वेशन को सोचो, मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी। सही है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों का रिलेशन प्रोपोर्शनल है, कोई टाइम वाइम के का कोई वो नहीं आ रहा, कोई ग्रेडियंट वगैरह नहीं आ रहा। तो स्ट्रेट अवे जो शेप मोमेंटम टाइम ग्राफ की है वही शेप बन जाएगी, बस वो मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है वो या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सही है, सो जो मोमेंटम टाइम ग्राफ बनेगा
वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सही है। और अब अगर आपके पास जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो अब बेसिकली जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन पे पहुंचाता था। अगर आपको याद हो, हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी। सही है। अगर आप यहाँ से यूं आ रहे हो और अगर आप ऊपर से नीचे आना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए। सही है। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन, अगर आपके पास फोर्स ही नहीं है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो आपके पास ये भी जीरो पे लाइन बन जाएगी। आप समझ रही हैं? जी सर। अच्छा जी। चलो, अब दोबारा से कुछ और ग्राफ देखते हैं। सही है। हमारे पास जो है अगेन पहले ग्राफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। सही है। और नीचे वाला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और वो फोर्स टाइम ग्राफ है। सही है, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब अगर मैं आपको मोमेंटम टाइम ग्राफ बना के दे रहा हूँ उस तरीके का। सही है। मैं ब्लैक से जो बना रहा हूँ वो मेरा ओरिजिनल ग्राफ है और मैं उसके हिसाब से जो है कन्वर्जन कर रहा हूँ। सही है। सो अगर मेरे पास जो है ये ग्राफ है, सही है, मोमेंटम टाइम ग्राफ। सही है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका फोर्स टाइम ग्राफ बना दो। सही है। तो आप क्या इक्वेशन ढूंढोगे सबसे पहले जो कि कनेक्ट करे। और आपके पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो आपके पास है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है। मतलब पहले ग्राफ का ग्रेडियंट बनेगा। सही है। तो जरा खुलूस मुझे बता सकते हो कि पहले ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है? सर डिक्रीजिंग है। पहले वाले मोमेंटम टाइम ग्राफ का जी सर। कैसे कैसे वो है, डिक्रीजिंग कैसे? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है जी। सही है। तो अब अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, सही है, तो हमने ये एक चीज बना दी जिससे हम यहाँ पे आ गए। सही है। अब अगर हमें वो बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपको पता है कि भाई फोर्स टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप कैसे बनाओगे, इक्वेशन ढूंढ लो। ये इक्वेशन है। सही है। तो जो ग्राफ ऊपर बना है वही ग्राफ नीचे बन जाएगा। सही है। और अगर आपने फोर्स टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आना है, तो आपके पास इक्वेशन है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आप इससे सोच सकते हो। अगर इससे नहीं सोचना तो आप इससे भी सोच सकते हो कि पी इज इक्वल टू एम वी। सही। तो बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ बन जाएगा जिस तरीके का हमारे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है। सही है। सॉरी। सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ कन्वर्ट हो रहे हैं। सही है। अच्छा जी, चलो एक और कन्वर्जन देख लेते हैं। अच्छा चलो, इस दफा मेरे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दे रहा हूँ। और ये मोमेंटम। सही है। अच्छा, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, कुछ इस तरीके का। चलो मैं ले लेता हूँ। सही। अब अगर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरीके का दिया हुआ है, सही है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका बना दो। सही है। मतलब ये चारों ग्राफ आप मुझे बना दो। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन की तरफ अगर आप जाओगे तो आपने यही चीज सोचनी है कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सही है। यानी ग्रेडियंट आपने बनाना है। सही है। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है
एक ग्रेडियंट आपको यहाँ दिख रहा है, सही है, और एक ग्रेडियंट आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा वाला ग्रेडियंट है वो ज्यादा है, पहला वाला ग्रेडियंट कम है, सही है। तो आप जो है इस तरह से ग्राफ बना लोगे इसको, सही। 1 2 3 4, 4.5, 1 2 3 4, इधर तक आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जीरो ग्रेडियंट, सही है, तकरीबन 2 3 बॉक्सेस तक। और फिर उसके बाद नेगेटिव ग्रेडियंट, सही है, और नेगेटिव ग्रेडियंट जो है वो बड़ा बनेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो जो उसका ग्रेडियंट है वो ज्यादा आ रहा है, सही हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, सही है। और सिमिलरली यही ग्राफ जो है हमारे पास उसका भी बनेगा, सही है, फोर्स टाइम ग्राफ का भी बनेगा, और मोमेंटम टाइम ग्राफ का बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा, जो शेप यहाँ पे आई है यही शेप ऊपर चली जाएगी, और फोर्स टाइम ग्राफ में जो शेप यहाँ पे आई है यही शेप आपके पास ऊपर चली जाएगी, सही हो गया। तो सेम एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और सेम एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है। सो अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, कि अगर आप ग्राफ को इंटर रिलेट कर रहे हो, ग्राफ को एक को दूसरे पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो किस तरीके से वो कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये चीज बस आपको समझ में आनी चाहिए, सही हो गया, एक चीज हो गई। तो ये हमारे पास जो है जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो भी हमने पूरा देख लिया, सही है।